तो जीएस जोन में आप सभी दोस्तों का मैं अनिल विश्वानी हृदय से स्वागत करता हूं। यह चैनल मैंने जीएस की प्रिपरेशन के लिए शुरू किया है। वो सभी विद्यार्थी जो जीएस तैयार करना चाहते हैं, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन शुरुआत करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाता रहूंगा और आपको तैयारी करवाता रहूंगा, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं जनरल स्टडी की, यह लूसेंट जो बुक आपकी है बेसिक की, उन पर 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूं। और ये 1000 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं सीरीज में सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, फिर मिडिएवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके बाद जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी एलिमेंट्स को मैंने इसमें शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन आज का है और उसका आंसर उसके नीचे। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम नगर कौन सा माना जाता है? तो हड़प्पा को प्राचीन भारत का पहला संगठित नगर माना जाता है, जहां सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की सड़कें, अनाज भंडार और जल निकासी प्रणाली विकसित रूप में पाई गई है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी एक और नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता को के लिए जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जहां से संस्कृति के सबसे विकसित प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि इनका मूल पेशा था। क्या था मूल पेशा बेटा? कृषि, जिनमें गेहूं, जौ आदि की खेती के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही व्यापार और हस्तशिल्प भी उन्नत रूप में मौजूद थे। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, क्योंकि यह स्थल ऊंचे टीले पर बसा था और खुदाई में अनेक अवशेषों की परतें मिली हैं। अवशेष वह होते हैं जो जीवित व्यक्ति या वस्तुएं दब जाती हैं मिट्टी के अंदर और फिर खुदाई करने के बाद उनको मिलते हैं, तो उन्हें हम अवशेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट बाथ किस स्थान पर मिला है? यानी विशाल स्नानागार, सार्वजनिक विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है, जो ईंटों से बना सार्वजनिक स्नानागार था और जल प्रबंधन को दर्शाता है। इसे दुनिया का पहला सार्वजनिक जल तल भी कहते हैं। दुनिया का पहला सार्वजनिक जल तल भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का सर्वाधिक उपयोग होता था? तो उत्तर है तांबा और कांसा, ये प्रमुख थे। लोहे का उपयोग यहाँ नहीं मिलता है। जो खुदाई हुई उनमें कोई भी वस्तु लोहे की नहीं मिली, जो दर्शाता है कि सभ्यता ताम्र पाषाण और कांस्य युग के बीच विकसित हुई। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। ताम्र सभ्यता, ताम्र पाषाण और कांस्य युग के बीच में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवी देवता कौन सा था? तो माता देवी, मदर गॉडेस, मां की पूजा करते थे। और पशुपति शिव जैसे देवताओं की पूजा के प्रमाण मिलते हैं शिव की, जिसे उपजाऊपन और और प्रकृति की शक्तियों पर आस्था स्पष्ट होती है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवी देवता कौन था? माता देवी की पूजा होती थी, मां की पूजा होती थी। और पशुपति और शिव, पशुपति शिव का ही रूप माना जाता है। यानी वहां बैल की जो है अवशेष मिले हैं, बैल की मूर्तियां मिली हैं, और इससे माना जाता है कि देवता जो है वो शिव थे सिंध सभ्यता के लोगों का। वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? तो संस्कृत वैदिक काल की प्रमुख भाषा थी, जो ऋग्वेद सहित चारों वेदों की रचना की मूल भाषा रही और इंडो आर्यन भाषाओं की जननी मानी जाती है। जो सभी इंडो आर्यन भाषाएं थी, उन सभी की मां माना जाता है संस्कृत को, और यही वैदिक काल की प्रमुख भाषा थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वप्रथम सबसे प्राचीन है, जिनमें मुख्यतः स्रोत, सूक्त और देवताओं की स्तुतियों का संग्रहण है, और वही सब इसमें संग्रहित की गई हैं। वैदिक, क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? तो परिवार, कुल जिसको कहते हैं, वैदिक समाज की
आधार इकाई था, जिसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रमुख थी और पिता को कुलपति की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। यानी पिता ही परिवार का कुलपति होता था और वही निर्णय लेता था सभी सदस्यों के लिए होने वाले कार्यों की। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्यों का कृषि यानी पशुपालन और कृषि ये दोनों महत्वपूर्ण थे, परंतु आरंभिक वैदिक काल में गाय धन का मुख्य आधार थी। यानी जिसके पास जितनी गायें होती थी वह उतना धनी माना जाता था, इसीलिए इसे संपत्ति का प्रतीक माना गया है। यानी गाय ही संपत्ति थी, गाय ही धन थी, रुपया था। सभा और समिति, ये सब लिखा है, सभा है। सभा और समिति किसके अंग थे? तो ये वैदिक जनसभाएं थी, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है हमारे यहाँ, जो राजनीतिक निर्णय, न्याय और युद्ध संबंधी मामलों पर चर्चा करती थी। जैसे लोकसभा और राज्यसभा आज वर्तमान हिंदुस्तान में है, उसी तरह से जनसभाएं दो थी, सभा और समिति, जिससे आर्यों के प्रारंभिक जनतांत्रिक स्वरूप का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 13, गविष्ट शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो गविष्ट जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका अर्थ गायों की प्राप्ति हेतु युद्ध, यानी गायों पर कब्जा करने के लिए जो युद्ध किया जाता था उसे हम गविष्ट कहते थे, जो यह दर्शाता था कि वैदिक काल में गाय आर्थिक और सामाजिक महत्व की धुरी थी, एक्सिस थी, वही बेस में थी, वही सबसे बीच में थी। महाजनपद किस काल में उभरे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा से 0 से पीछे 600 वर्ष पूर्व महाजनपद उभरे, जब छोटे छोटे जनपद बड़े राजनीतिक राज्यों में रूपांतरित हुए और शहरीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का सबसे प्रथम और मजबूत शासक माना जाता है, जिसने वैवाहिक, सैन्य और कूटनीतिक नीतियों से राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 16, अजात शत्रु का प्रसिद्ध युद्ध किससे हुआ था? तो उसका युद्ध लिच्छवियों से हुआ, जिसमें उसने युद्ध युक्तियों, रथों और महाशिलक नामक यंत्र का प्रयोग करके विजय पाई। यानी अजात शत्रु का जो प्रथम युद्ध था, प्रसिद्ध युद्ध था, वो लिच्छवियों के साथ हुआ था, जिसमें उसने युद्ध की युक्तियां, रथों और महाशिलक नामक यंत्रों का प्रयोग करके और युद्ध में तहस नहस कर दिया दुश्मन की सेना को और उस पर विजय पाई। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो वैशाली के कुंडलपुर में, जहां क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ था और बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में वे प्रसिद्ध हुए। वे 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो बोध गया के पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से बाद में उनकी तपस्या के बाद जाना गया, के नीचे वह बैठे और वहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यह स्थान वर्तमान बिहार में है। बौद्ध धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है गया बौद्ध विहार। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहां हुआ? तो सारनाथ के मृगदाय वन में, और ध्यान से समझिएगा, सारनाथ के मृगदाय वन में, जिसने धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धांत यही प्रतिपादित हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न किन्हें कहते हैं? तो सही दर्शन, सही ज्ञान और सही चरित्र, ये 3 जैन धर्म के आधार हैं जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद, जिसे एक राट कहा जाता है, महापद्म नंद को एक राट की भी उपाधि दी गई है, और क्योंकि इसमें अनेक क्षत्रिय वंशों का उन्मूलन करके साम्राज्य को अत्यधिक विस्तृत किया, यानी बहुत सारे क्षत्रिय वंशों का इसने उन्मूलन किया, उनको खत्म किया और फिर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। भारत का प्रथम बड़ा साम्राज्य कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और यह प्रशासनिक
सैन्य तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ था। तो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आचार्य चाणक्य कौटिल्य जिनका नाम था, जिन्होंने राजनीति, कूटनीति और राज्य व्यवस्था की शिक्षा दी तथा अर्थशास्त्र की रचना की, और ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महान चाणक्य, जिनका नाम आज भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक का धम्म किस पर आधारित था? तो अशोक का जो धम्म था, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सहने की क्षमता, नैतिक आचरण और सभी जीवों के प्रति सम्मान, यह शासन को नैतिक और मानवीय बनाने की नीति थी। अशोक का धम्म आधारित था करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिक आचरण पर। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कहां पाया गया है? तो कंधार और गिरनार में बड़े शिलालेख मिले हैं, जो अशोक की प्रशासनिक नीति और धर्म प्रचार कार्यों को स्पष्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया। चौथी बौद्ध संगीत कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुई। साथ ही शक युग की शुरुआत भी इसी ने की थी, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, व्यापार और प्रशासन में अत्यधिक उन्नति होने के कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त, जिनको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बनेगा कि गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विशाल सैन्य अभियानों में गुप्त साम्राज्य को सर्वोच्च शक्ति बनाया, बड़ी बड़ी सेनाओं के द्वारा बड़े बड़े देशों पर अभियान किया, चढ़ाई की और उनको जीत कर अपनी ताकत को बहुत बढ़ा लिया। आर्यभट्ट किसका समकालीन था? यानी आर्यभट्ट जो हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ थे, हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष थे, वह किसके समय में थे? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका ये समकालीन थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में शून्य, पाई और ग्रहण सिद्धांत दिए। शून्य की खोज, पाई की खोज और ग्रहण के सिद्धांत, मैथमेटिक्स के, गणित के, ये आर्यभट्ट की ही देन थे, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो हीनयान और महायान, ये दो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, जिनमें एक व्यक्तिगत मोक्ष तथा दूसरा बोधिसत्व मार्ग को प्रमुखता देता है। संरचनात्मक व अनुयायी भिन्नता भी दोनों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त काल में प्रयुक्त प्रमुख धातु मुद्रा कौन सी थी? तो गुप्ता के शासन में स्वर्ण मुद्रा, जिसे दीनार और सुवर्ण के नाम से जाना जाता था, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, जिन्हें दीनार और सुवर्ण के नाम से जाना जाता था। इन मुद्राओं पर सम्राट के चित्र एवं उपाधियां खुदी होती थी, जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती थी। यानी सिक्कों पर सम्राट के गुप्त काल के जो शासक थे, उनकी चित्र उनका खुदा होता था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे हरिशेन ने लिखा था। यह गुप्तकालीन सैन्य शक्ति व प्रशासन की सर्वोच्चता को दर्शाता है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, जिसे हरिशेन ने लिखा था। खुदाई करके उसने हरिशेन ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद लेख स्तंभ, समुद्रगुप्त और हरिशेन, ये तीनों नाम याद रखना। महान लिच्छवी किसे कहा गया? तो कुमार गुप्त को महान लिच्छवी कहा गया, क्योंकि उनकी माता लिच्छवी कुल से थी। इससे दोनों वंशों की संबंधों की राजनीति की महत्ता स्पष्ट होती है। तो महान लिच्छवी शासक कौन था?
कुमारगुप्त, जिसकी मां लिच्छवी वंश से थी, इसीलिए उसको महान लिच्छवी की उपाधि दी गई है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? प्रारंभ में थानेसर और बाद में कन्नौज उसकी राजधानी बनी। हर्ष के शासनकाल को उत्तर भारत में स्थिरता व सांस्कृतिक विकास का युग माना जाता है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन के जीवन, दरबार, सामाजिक जीवन और राज्य व्यवस्था का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत किया। तो हर्ष चरित्र लिखा बाणभट्ट ने। 36, क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया। यह एक विशाल एकास्मक कटान शैली, यानी एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया। एकास्मक का मतलब है एक ही बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया ये मंदिर, जिसे भारत की सर्वोत्तम वास्तुकला की उपलब्धि माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा में है उसको बनवाया गया। एक ही चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान को काटकर इसे बनाया गया था, इसीलिए इसे एकास्मक कटान शैली का निर्मित मंदिर के नाम से जाना जाता है। 37, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश की देन माना जाता है? तो गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश की देन माना जाता है। विशेषकर कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। बाद में हर्ष और पाल शासकों ने इसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाया। क्वेश्चन नंबर 38, देवदासी प्रणाली का आरंभ किस काल में माना जाता है? प्रारंभिक दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर चोल चक्रीय परंपराओं में यह विकसित हुई। यह धार्मिक नृत्य सेवा से जुड़ी सांस्कृतिक परंपरा थी। देवदासी प्रणाली यह दक्षिण भारतीय राज्यों में विशेषकर चोल चक्रीय परंपराओं में विकसित हुई। बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 39, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने मूल स्तूप बनवाया। बाद में शुंगों व सातवाहनों ने इसे विस्तृत सजावटी व द्वार तोरणों से अलंकृत किया। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था मूल रूप से। बाद में शुंग वंश के शासकों ने और सातवाहन वंश के शासकों ने इसे विस्तृत किया, बढ़ाया और सजाया, द्वार और तोरण बनाए। अजंता की गुफाएं किनके काल से संबंधित हैं? तो मुख्यतः वाकाटक काल से। बहुत इंपॉर्टेंट, वाकाटक काल से, जहां बौद्ध भित्ति चित्र, चित्रकला, मूर्तिकला एवं कथात्मक दृश्यों का अद्भुत संगम मिलता है। इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अजंता की गुफाएं वाकाटक काल से। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित ग्रंथ है? यह इंडो ग्रीक राजा मेनांडर, मिलिंद जिसका नाम था, वह बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो संवाद हुआ था, इसमें बौद्ध दार्शनिक प्रश्नों के तार्किक उत्तर दिए गए हैं। तो मिलिंद पाणो ये जो ग्रंथ है, ये राजा मेनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप को दर्शाया गया है, जिसमें बौद्ध दार्शनिक प्रश्नों के बहुत ही तर्कपूर्ण उत्तर और प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के तर्कपूर्ण उत्तर दिए गए हैं। सप्तमात्रिका पूजा किस धर्म से जुड़ी हुई है? शाक्त धर्म से, जहां 7 मात्र शक्तियों की सामूहिक पूजा होती है। यह शक्ति उर्वरा रक्षक देवियों की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती है, यानी सप्तमात्रिका पूजा शाक्त धर्म से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 43, गज शासक किसे कहा जाता है? सेना में हाथियों की टुकड़ियों के प्रमुख को गज शासक कहा जाता था। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय युद्ध कला में हाथियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता था और उसकी टुकड़ी के नायक को गज शासक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, रत्निक शब्द वेदों में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राजा के महत्वपूर्ण मंत्रियों और अधिकारियों के लिए वेदों में रत्निनों की परिषद, रत्निन कहा जाता था। राजा को युद्ध, शासन व धार्मिक कार्यों में मार्गदर्शन देने के लिए रत्निन नाम की अधिकारियों की एक गोष्ठी होती थी, परिषद होती थी, उसी को रत्निन के नाम से जाना जाता था।
यूप स्तंभ का संबंध किससे है? यह यज्ञ में पशु बलि के लिए उपयोग होने वाला स्तंभ था। सिक्किम भूत, दक्षिण भारत व विशेषकर ओडिशा, इन स्तंभों के अवशेष पाए गए हैं। गोसूत किसे कहा जाता है? वैदिक समाज में गायों से भरे पशुशाला को गोसूत कहा जाता है, कहा जाता था, जो धन उत्पादन और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार माना जाता था। तो गोसूत वैदिक समाज में गायों से भरे पशुशाला को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अनुशासन, उपदेश, दार्शनिक सिद्धांत इसमें संग्रहित किए गए हैं, इसमें रखे गए हैं। नगरक कौन था? प्राचीन नगरों में सुरक्षा व्यवस्था, बाजार और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला अधिकारी नगरक कहलाता था। यह नगर प्रशासन का प्रमुख हिस्सा था। चोलों की नौसेना को क्यों प्रसिद्धि मिली? चोल साम्राज्य की नौसेना भारत की प्राचीनतम शक्तिशाली समुद्री शक्ति थी, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तार किया और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। पाली भाषा किस धर्म से प्रमुख रूप से संबंधित है? तो पाली बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का माध्यम बनी और ये भाषा बौद्ध धर्म के लोग ही प्रयोग करते थे। त्रिपिटक इसी में लिखे गए और थेरवाद बौद्ध परंपरा में इसे धार्मिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। पाली भाषा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का यह माध्यम बनी। तो ये 50 एमसीक्यूज की क्लास की सीरीज चल रही है। एक और सेट अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री का मिलेगा, यानी हर एक चैप्टर से मैंने 100 एमसीक्यू चुनने की योजना बनाई है। तो ये 50 क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? क्या आपका ख्याल है इनके बारे में और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है? इस तरह से आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। किस तरह से आपको क्लास और बेहतर तरीके से मिले, ये सुझाव का मैं हमेशा दिल से स्वागत करता हूं। तो चलता हूं, मैं मिलता हूं अगली दिन कल की क्लास में। शाम को एक क्लास सुबह 7 बजे मिलेगी आपको इसी चैनल पर, जो कि जीए की रहेगी, मतलब जनरल सीए की रहेगी, करंट अफेयर्स की। और ये 7 बजे शाम को क्लास रहेगी जो कि जीएस की रहेगी, जिसमें अभी जीएस के यह लूसेंट के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जो 1000 क्वेश्चंस तक जाएगी। और फिर जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इन सभी को कंबाइन करके मैं एक सिंगल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं कल इसी समय शाम के 7 बजे की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।